तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए खबरों की ओर बढ़ते और सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लापरवाह अफसरों को नितिन गडकरी की नसीहत। दरअसल लापरवाह अफसरों पर नितिन गडकरी सख्त हुए। जो काम नहीं करेगा उसकी छुट्टी कर दी जाएगी, ये नितिन गडकरी ने कहा है। इससे पहले एक खास कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो ऐसे में लापरवाह अफसरों पर सख्त होते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जो भी अफसर काम नहीं करेंगे उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। अहम जानकारी, दरअसल लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम, वहां पर पहुंचे हुए हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी ने लापरवाह अफसरों पर सख्ती दिखाई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सख्त होते हुए उन्होंने कहा है कि जो काम नहीं करेगा उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। मुझे बताया अभी मंत्री ने कि इसमें बहुत देरी होती है और तकलीफ देती है। मैंने भी मीटिंग ली थी और मैंने अधिकारी को कहा कि एक बोरा नारियल लाओ और एक लेटर ड्राफ्ट करो कि जो काम 3 महीने में प्रोजेक्ट नहीं होगा उसको VRS दो, उसकी छुट्टी कराओ और नारियल हाथ में दो, उसको ऑफिस के बाहर भेजो। तो देखिए, लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल हुए नितिन गडकरी और ऐसे में माइक के सामने बोलते हुए ये कहा है कि जो भी अफसर लापरवाही बरतेगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, सख्ती बरती जाएगी और उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। यानी कि विकास कार्य में जरा सा भी बाधा डाला जाएगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ये कवायद यहाँ पर सरकार की है। इस बीच पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी, कल से मंथन चल रहा है सूची को लेकर और अब फिलहाल उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी ने पंचायत चुनाव को लेकर पहली सूची जारी कर दी है। चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव जो कि सुर्खियों में बना हुआ है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म है और इसको लेकर उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की जा रही है। अब बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, यानी कि पहली सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की। अब देखना यह है कि वो कौन कौन से नाम है जिसे बीजेपी ने अपनी लिस्ट में ऐड किया है। कल अहम बैठक हुई थी, उस बैठक में मंथन किया गया। मंथन करने के बाद कई घंटे तक मंथन चला, देर तक ये बैठक चली, देर शाम तक, और ये कयास लगाया जा रहा था कि कल ही सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन मंथन में कुछ वक्त लग गया। आज सूची जारी कर दी गई है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर और ताजा अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है पंचायत चुनाव से जुड़ी। यूपी में पंचायत चुनाव होना है, 4 चरणों में ये चुनाव होना है और ऐसे में पहली सूची जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। ये चुनाव एक तरह से 2022 के चुनाव की तस्वीर को साफ करेगा। गांव की सरकार बहुत जल्दी मिलने वाली है और चुनाव होने वाला है। चुनाव के बाद देखना यह है कि किसका दबदबा कायम रहता है, बीजेपी या कांग्रेस या फिर अन्य जो यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि कुछ किसान नेता भी इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। तो अहम खबर आप तक पहुंचाई जा रही है जिसका इंतजार था। अब देखना यह है कि इस सूची में किन किन का नाम शामिल किया गया और किस आधार पर उन नामों को शामिल किया गया है। और ऐसे में बीजेपी ने बहुत सोच समझकर मंथन कर यह फैसला लिया है और फिलहाल आखिरकार सूची जारी कर दी गई है। तो पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी, बीजेपी कल से मंथन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां पर बैठक चल रही थी और बैठक के दौरान जो निर्णय लिया गया, आज वो तस्वीर साफ हो गई है। आज सूची जारी कर दी गई है। सूची में कौन कौन से नाम शामिल है वो न्यूज़ वन इंडिया आप तक जरूर जानकारी पहुंचाएगा। फिलहाल जो हमें खबर मिल रही है सीधा आप तक पहुंचाई जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है 4 चरणों में, उसको लेकर हालांकि पहले ही डिले हो गया था याचिका की वजह से। अब क्योंकि तिथि सामने आ गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से,
अब तिथि के हिसाब से यहाँ पर चुनाव होना है। तो सूची में बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव उम्मीदवार होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर अब आपके सामने, ये सूची के नाम है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली सूची जारी कर दी गई है। सबसे पहले न्यूज़ वन इंडिया के पास ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, तमाम नाम जो दर्शाए जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर ये वही है, ये सूची आपके सामने है। तो लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव एक तरह से कड़ा मुकाबला है और ऐसे में दर्शाएगा कि गांव की जनता का रुख क्या है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए एक तरह से नाक और साख दोनों का सवाल है ये चुनाव। क्या कितना नंबर देगी गांव की जनता? गांव को सरकार मिलने वाली है लेकिन गांव ही सेलेक्ट करेगा, गांव वासी ही सेलेक्ट करेंगे। देखना यह है कौन सी पार्टी को सेलेक्ट करेंगे गांव। एसके वाजपेयी संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, सूची पहले अब जारी आखिर कर दी गई है, कौन कौन से नाम शामिल है? बिल्कुल, हम देखें बीजेपी ने लंबे मंथन के बाद प्रथम चरण के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें 49 प्रत्याशियों के नाम है। ये जिला पंचायत सदस्य की सूची है जो बीजेपी ने वार्ड वाइज जारी की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं सभी समीकरणों का ध्यान रखा है। लगातार पिछले 2 दिनों से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश पदाधिकारी इसको लेकर मंथन कर रहे थे। जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनको इन सूची के साथ बुलाया गया था। उस सूची पर लंबे मंथन के बाद 3 से 4 प्रत्याशी प्रत्येक सीट पर बीजेपी की दावेदारी कर रहे थे। अब चूंकि बीजेपी ने प्रथम चरण में जो 18 जिलों के चुनाव होने वाले हैं, इन 18 जिलों के चुनाव के लिए 49 प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की जा चुकी है। तो निश्चित है कि हम कहें बीजेपी ने सबसे पहले सूची जारी की है और सूची जारी करने के बाद अब कहीं ना कहीं कोशिश यही होगी कि इन प्रत्याशियों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो जिला कैडर है वो इनके साथ लगे और चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं तेजी के साथ काम किया जाए और कोशिश की जाए कि ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जीतकर डाली जाए। जी और बिल्कुल, अगर उम्मीदवारों पर नजर डाली जाए तो अब किस तरीके का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो बीजेपी ने जो प्रथम चरण के 18 जिलों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें ओबीसी और एससी पर खासा ध्यान दिया है। महिला सीटों पर भी बीजेपी ने खासी रणनीति अपनाई है। करीब 13 से ज्यादा महिलाओं को भी बीजेपी ने टिकट इस सूची में दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक समीकरण बैठाने की कोशिश की है जिसमें ओबीसी और एससी को इस तरीके से समीकरण बैठाया है कि जो जिस सीट पर अच्छा प्रतिनिधित्व रखता है, बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता है और कहीं ना कहीं वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जीत डाल सकता है, ऐसे प्रत्याशियों को बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है और कहीं ना कहीं उनको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में उतरेगी और कोशिश यही होगी कि इनके जरिए इन सीटों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाला जाए और कहीं ना कहीं एक बेहतर परफॉर्मेंस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान दी जाए ताकि 2022 के लिए एक जमीन तैयार हो इनके माध्यम से। जी और ऐसे में देखिए एसके वाजपेयी, बड़ी देर तक मंथन हुआ और इस पर चर्चा हुई, तब जाके ये फैसला लिया गया, पहली सूची सामने आई, यानी कि उम्मीदवारों पर बहुत भरोसा जताकर ही लिस्ट को जारी किया गया है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं और बीजेपी ने सिर्फ प्रथम चरण के चुनावों की सूची जारी की है। तो निश्चित है कि बाकी चरणों के चुनाव को लेकर बीजेपी में अभी भी मंथन चल रहा है, जहां पहले और दूसरे चरण में को लेकर मंथन हुआ था, जिसमें पहले चरण की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। अब अगला जो बीजेपी का जोर होगा वो दूसरे चरण के लिए होगा और उसके बाद फिर तीसरे और चौथे चरण की सूची क्रमशः भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी, क्योंकि रणनीति यही है कि पूरी तरीके से ठोक बजाकर प्रत्याशियों को चयनित किया जाए, क्योंकि ऐसे प्रत्याशी चयनित किए जाएं जिनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप ना हो, जिनकी छवि बेहतर हो, साथ ही साथ में जो पार्टी ज्यादातर बीजेपी ने किस चीज पर ख्याल रखा है एसके वाजपेयी? गांव में उसकी पकड़ कैसी है अगर तमाम उम्मीदवारों की बात कर लिया जाए तो? बिल्कुल, अगर हम इस सूची पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने कोशिश की है कि जो बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन है उनकी अनुमति इस सूची पर रही है। कहीं ना कहीं जो लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं, पार्टी के लिए हम कहें कि लगातार हर समय खड़े रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जिसको रिकमेंड किया है या फिर उनका स्वयं का है, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि जो अपने पार्टी कैडर के लोग हैं उनको भी सूची के बहाने से खुश किया जाए और एक बेहतर परफॉर्मेंस जीत के रूप में इन सीटों से दर्ज की जाए, जिसको लेकर बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो जो इस बार पहली बार चुनाव में भाग ले रही है,
कहीं ना कहीं वो उसके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की कोशिश यही है कि ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया जाए जो कहीं ना कहीं इन सभी विपक्षियों को एक जवाब स्थानीय स्तर पर दे सकें और जिसके बाद बीजेपी एक बेहतर परफॉर्मेंस इस चुनाव में दे पाए, जिसको इस सूची में विशेष ध्यान रखा गया है। खास तौर पर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो जिला या ब्लॉक या यानी कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया, उम्मीदवारों की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है और पहली सूची जारी कर दी गई है। अब देखना यह है किस तरीके से जनता के बीच में जगह बनाते हैं ये उम्मीदवार। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता एसके वाजपेयी इस खबर पर जुड़े थे, अपडेट दे रहे थे। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर जो न्यूज़ वन इंडिया ने आप तक पहुंचाया। बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है, वो एक्सक्लूसिव सूची हमने आपको दिखाया। कल देर तक बैठक हुई और उस बैठक में काफ़ी देर तक मंथन किया गया, क्योंकि ये चुनाव जो है ये दर्शाएगा कि गांव की जो वहां पर जनता है वो अब बीजेपी के बारे में क्या सोचती है और किस उम्मीदवार को ज़्यादा अपना प्रिय मानती है। उसी हिसाब से उम्मीदवार की यहाँ पर सूची में नाम रखा गया है, जिसमें गाजियाबाद सहारनपुर के उम्मीदवार भी हैं। उम्मीदवार गाजियाबाद सहारनपुर के भी हैं, रामपुर के भी हैं। अब देखना यह है कि चुनाव किस तरीके का संपन्न होता है। बढ़ेंगे आगे, लखनऊ की बात कर लेते हैं। फ्लाईओवर के लोकार्पण कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, रोड कनेक्टिविटी का काम तेजी से चल रहा है। ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, फ्लाईओवर बनने से जाम से मुक्ति मिलेगी। ये तमाम बातें कही है। नितिन गडकरी जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये भी बात कही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 280 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सारी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। तेजी से विकास कार्य हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और क्या कहा है हम आपको बताते हैं। यूपी में तेजी से पुल निर्माण हो रहा है और ये भी कहा है सड़क निर्माण में केंद्र का बड़ा योगदान है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। एक्सप्रेसवे बनने से प्रदेश का तेजी से विकास होगा, ये सारी बातें कही है लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान। मैं आभारी हूं दिल्ली से मेरठ के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप वहां पर 12 लेन के एक्सप्रेसवे के निर्माण को लगभग पूरा करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है। आज मैंने भी सुना कि अब तक 2 घंटे की जो दूरी तय होती थी, वहां पर हमारे एक जनप्रतिनिधि ने मात्र 55 मिनट में इस दूरी को तय किया है और आने वाले समय में इसको और भी सहज और सरल बनाने में मदद मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज प्रदेश के अंदर रोड कनेक्टिविटी में बहुत बेहतर कार्य हुआ है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने में राज्य सरकार को मदद मिली है। हर जनपद मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने, तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी अंतिम चरणों में चल रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 5 नए एक्सप्रेस वेज के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण के अंतिम चरणों में चल रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य 50% से अधिक पूरा हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। तो मेरठ से प्रयागराज के बीच एक नए एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये प्रदेश की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। मैं आभारी हूं। बढ़ेंगे आगे, लखनऊ की बात कर लेते हैं। एम्बुलेंस मामले को लेकर बोली बीजेपी एमएलए अलका रॉय, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अलका रॉय ने कहा है, मैंने प्रमुख सचिव से जांच की मांग की है। अलका रॉय ने यह भी कहा है मुख्तार अंसारी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, ये बातें रखी हैं। अपना डिफेंस करती हुई नजर आई अलका रॉय। मुख्तार अंसारी पंजाब से साजिश रच रहा है, ये बातें रखी है अलका रॉय ने। दरअसल अलका रॉय पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, इसको लेकर अलका रॉय ने अपनी बातें रखी है। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी साजिश रच रहा है उनके खिलाफ और इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैंने सचिव से जांच की मांग की है।
अलका रॉय दरअसल वही हैं जिनके हॉस्पिटल के नाम ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड होने की बात सामने आई थी और जिसके बाद से अब पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी एमएलए अलका रॉय ने अपनी बात रखी। सत्ता में रह कर के यही सब कामें किए हैं मुख्तार। हत्या करना किस तरह यह है, देखिए एम्बुलेंस को अपना किस डॉक्टर के नाम से एम्बुलेंस है, उसका कोई न कागज़ है न कोई पत्तर है। जिस हॉस्पिटल से वो एम्बुलेंस से किया गया उस हॉस्पिटल का भी कोई पता नहीं है। यह उसका बहुत बड़ा गेम है, वह बहुत बड़ा गेम खेल रहा है वो व्यक्ति। इसमें उसकी जांच होनी चाहिए। जांच हम प्रमुख सचिव से अपने अपील भी की हूँ और मैंने कही भी हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए कि एम्बुलेंस पंजाब पहुँचे कैसे। मुख्तार वापस आना चाहिए मुख्तार को। हमको उत्तर प्रदेश सरकार से कोई किसी चीज़ की मांग नहीं है। मांग यही है जो न्यायालय में केस मुकदमा जो चल रहा है, मेरा भी है और बाकी लोगों का है, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मैं न्याय के लिए गुहार लगाऊंगी अपने सरकार से। उधर अतुल रॉय के खत लिखने पर अलका रॉय बोली। अतुल रॉय और अजय रॉय को डर क्यों लग रहा है? अतुल रॉय तो मुख्तार का ही शागिर्द है और अलका रॉय ने ये कहा है मुख्तार अंसारी ने अजय रॉय का समर्थन किया था। अलका दोनों बताएं उन्हें मुख्तार से क्यों डर लग रहा है, ये अलका ने कहा है। लगातार लोग कह रहे हैं कि मुख्तार के आने के बाद लोगों को डर लगने लगा है, जान का खतरा सता रहा है। अब किसको डर है हम तो नहीं समझ में आ रहा है। अब जैसे अजय राय बोल रहे हैं, अजय राय तो खुद ही कांग्रेस के नेता हैं और इसे जब 2014 में चुनाव हो रहा था, मुख्तार लड़ रहा था यहाँ बनारस से, उस समय उनका सपोर्ट किए थे। अब किस चीज़ से उनको डर लग रहा है हम तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसके लिए। अतुल राय के बारे में भी पता चल रहा है कि अतुल राय भी कह रहे हैं, तो अतुल राय तो उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के समर्थक हैं, उन्हीं के साथ कम करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको कैसी डर हो गई? अतुल राय को कैसे डर हो गई? जबकि वो सांसद हैं और इस तरीके से डर रहे हैं जेल में बंद होने के बावजूद। इस पे हाँ, जेल में बंद है ठीक है, बाकी वो अपने चरितार्थ के थी पर जेल में बंद है। वैसे व्यक्ति का कैसा डर कैसा है? सीधा रुख करते हैं खबरों का और बात करते हैं बिजनौर के रिटायर्ड टीचर की पिटाई का वीडियो यहां पर सामने आया है। सरेआम महिला ने टीचर को थप्पड़ जड़ा है। महिला ने टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। थाना अफजलगढ़ का ये मामला है। ये तस्वीर आपके सामने है जिसका वीडियो वायरल हुआ। छेड़खानी का ये मामला है। टीचर ने थप्पड़ जड़ा है। रिटायर्ड टीचर की पिटाई की गई है। सरेआम महिला ने टीचर पर थप्पड़ जड़ा है। दरअसल ये टीचर है जिसे किसी अन्य शख्स ने पकड़ रखा और महिला ने थप्पड़ जड़ा है। दरअसल ये वीडियो ये दर्शा रहा है कि इस टीचर ने महिला के साथ छेड़खानी की है और यही वजह है महिला ने टीचर को थप्पड़ जड़ा है। महिला ने टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। थाना अफजलगढ़ जामुनवाला इलाके का ये मामला है। वीडियो आपके सामने है कैसे ये महिला थप्पड़ मारती हुई टीचर को नजर आ रही है। टीचर जो बच्चों को शिक्षा देता है, इस तरीके का टीचर पर अगर आरोप लगेगा तो क्या कुछ बच्चों तक ये संदेश जाएगा। ये बड़ी बात है। महिला के साथ छेड़खानी का मामला हर बार सामने आता रहा है। एक और मामला बिजनौर से सामने आया है। एक टीचर पर छेड़खानी का आरोप लगा है। महिला ने थप्पड़ जड़ दिया उस टीचर।
बढ़ेंगे आगे, मथुरा की बात करते हैं। हिंदू महासभा ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट में हंगामा करके की गई गेट पर चढ़ने की कोशिश, शाही ईदगाह मस्जिद में मंदिर के सबूतों से छेड़छाड़ रोकने को लेकर ज्ञापन। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि मामले की सुनवाई कोर्ट में है और ऐसे में सबूतों से छेड़छाड़ के विरोध में हिंदू अखिल भारत हिंदू यहाँ पर सभा नाराज हैं और यही वजह है यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। तो अहम जानकारी मथुरा से मिल रही है, जहां पर गेट पर चढ़ने की भी कोशिश की गई, ज्ञापन सौंपा गया है। हिंदू महासभा ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्रेट में हंगामा कर की गेट पर चढ़ने की कोशिश, शाही ईदगाह मस्जिद में मंदिर के सबूतों से छेड़छाड़ रोकने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। एक्चुअली हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक जी द्वारा एक याचिका दायर की गई थी कि जन्मभूमि हमारी है और हमारा परम सिद्ध अधिकार है, क्योंकि यहाँ ये देश सनातनियों का देश है। यहाँ मुगल आक्रांता आए, उन्होंने देश को लूटा और अपने कलंकित निशानियों को यहाँ बना के चले गए, जो कि अयोध्या में भी बनाया और ज्ञानवापी एक मस्जिद बनाई, वो भी बनाई और यहाँ पे शाही मस्जिद का भी निर्माण किया, क्योंकि ये हिंदुओं का अधिकार है। और हिंदुओं का अगर शाही मस्जिद में जो वहाँ पे हमारे मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ हमारे बहुत से चिन्ह हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा लूटने का कार्य किया कि तो अखिल भारत हिंदू महासभा को ये भय सता रहा है, डर है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर जो हमारे साक्ष्य हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाए। इसीलिए आज हम जिला मुख्यालय आए हैं और माननीय डीएम साहब को अपने ज्ञापन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि किसी भी सबूत के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो अखिल भारत हिंदू महासभा न्यायालय पे भी विश्वास रखता है और अपने अधिकारों पे भी विश्वास रखता है। हम लोगों ने याचिका लगाई थी, वो 26 फरवरी को कोर्ट ने स्वीकार कर ली है हमारी फाइल। आज हमारी तारीख है, हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जो ईदगाह में, शाही ईदगाह में हमारे साक्ष्य मौजूद हैं, वहाँ जो चिन्ह मौजूद हैं उनसे छेड़खानी ना की जाए, उनसे छेड़छाड़ ना की जाए। प्रशासनिक अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा की जाए, उनकी सुरक्षित कैसे भी की जाए, ये इनका खुद का नज़रिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी साक्ष्य के साथ कोई छेड़खानी ना की जाए। क्या आपके पास साक्ष्य है? आपको क्या लगता है क्या जो साक्ष्य हमने न्यायालय में पेश किए हैं वो तो हमारे पास हैं ही, लेकिन शाही ईदगाह के अंदर भी कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिनको वो खुर्द कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।